अध्याय 15। रात में झटका। उस रात 9:45 बजे डैंडेलायन कूदकर बानी के घुटने पर आ बैठी और सिर उठाकर उसे घूरने लगी। उसकी निर्मल हरी आंखें फैली हुई और चिंतित थीं। वॉनी ने उसे कानों के बीच चूमा और उसकी ठोड़ी के नीचे सहलाया। आह, मेरी प्यारी डैंडेलायन, उसने कहा, अगर मुझे 3 वरदान मिलते तो उनमें से एक में यह मांगता कि तुम मुझसे बात कर सको। अक्सर मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है तुम मुझे बड़ी शिद्दत से कुछ बताने की कोशिश कर रही हो, पर मैं जानता नहीं कि वह क्या है। आज रात समस्या ये थी कि डैंडेलायन भी नहीं जानती थी, पर उसे मालूम था कि कुछ होने वाला है, क्योंकि कुत्तों ने उसे होशियार कर दिया था, लेकिन वह अभी अनुमान लगाना भी शुरू नहीं कर पाई थी कि वह क्या हो सकता है। न तो उसे मालूम था, न वॉनी को। जिस समय वे साथ साथ सोफे पर बैठे थे, सचमुच एक बहुत ही अजीबोगरीब चीज घर के पीछ वाले दरवाजे पर घटित हो रही थी। रात के अंधियारे में धुडधूम का शब्द अचानक बड़े बड़े लाल रंग के अक्षरों में प्रकट हुआ, ताले के पास हवा में तिरता हुआ। दरवाजा झटके से खुल गया और वह शब्द चूर चूर होकर रंगीन धूल में तब्दील हो गया। सर से पैर तक काले कपड़े पहने जैस्पर जेलिट बुझी हुई बत्तियों वाले अंधियारे घर में चुपके से दाखिल हुआ और परछाई की तरह उसने एक कमरे से दूसरे कमरे में चलना शुरू किया। वॉनी के कमरे में अंगीठी पर रखी घड़ी ने 10 बजाए। चलो, बिल्लू रानी, कोको पीने का वक्त हो गया। जब वे उस लंबे गलियारे में दाखिल हुए और बानी ने पहली बत्ती जलाई तो बिल्ली का दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि उसका ख्याल था वह जरूर उसे सुन पा रहा होगा। लेकिन वह महज आम दिनों की तरह गहरे लाल लवादे और मखमल की टोपी वाले उस आदमी के चित्र को सराहने के लिए रुका। फिर उसके आगे से गुजरकर उसने दूसरी बत्ती जला दी। उसने जंगली झड़वेरियों से भरे कटोरे की तस्वीर पर नजर डाली, लेकिन जब वह बढ़कर रोहू मछली के चित्र पर पहुंचा तो बिल्ली ने कोई ध्यान नहीं दिया, हालांकि यह उसका पसंदीदा चित्र था। कुछ घबराहट सी महसूस करते हुए डैंडेलायन ने मुड़कर गलियारे में पीछे वॉनी के कमरे के बंद दरवाजे की तरफ नजर डाली। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, डैंडेलायन को अपनी गर्दन के वाल खड़े होते महसूस हुए। वे अकेले नहीं थे, घर में आज की रात कोई और भी था। उसे यकीन था, पक्का यकीन। उसने फिर मुड़कर अपने पीछे देखा और उसे एक भारी धक्का लगा, क्योंकि वहां उस नौजवान के चित्र के सामने जैस्पर खड़ा था। उसने ऊंची आवाजों में एक पगलाई म्याऊं की और वॉनी चकित होकर उछल पड़ा। हे ईश्वर, विल्लो, क्या मैंने तुम्हारा पैर कुचल दिया? क्या तुम्हें चोट लगी है? उसने फिर से म्याऊं की, लेकिन तब तक जैस्पर उस आदमी की तस्वीर और जंगली झड़वेरियों की तस्वीर के बीच के दरवाजे में गायब हो गया था और वहां दुबका हुआ था। चलो डैंडेलायन, वे पहले गलियारे के आखिर तक पहुंचे और चक्करदार जीने से होकर दूसरी मंजिल पर उतर आए। मुझे मालूम है कि जय विल्फ कहता है मेरे कुछ दोस्त होने चाहिए तो उसकी बात में दम है, लेकिन मुझे अपनी खूबसूरत तस्वीरों से कितना प्यार है। धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ते और उन्हें सराहते हुए एक एक करके बत्तियों जलाते हुए वॉनी बोला। डैंडेलायन ने सिर घुमाकर पीछे को नजर डाली। जैस्पर फिर वहां मौजूद था। उसने बिल्ली को कसकर घूरा और एक उंगली उठाकर होठों पर रखते हुए उसे शांत रहने का इशारा किया। जवाब में उसने फिर म्याऊं की, एक लंबी धीमी भयंकर चीख। जैस्पर ने उसे जीभ निकालकर मुंह चिढ़ाया और फिर जैसे ही वानी पीछे को मुड़ा वह तेजी से दूसरे दरवाजे में छिप गया। अरे डैंडेलायन, मेरी बच्ची, क्या बात है? मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा कि आज रात तुम्हें हो क्या गया है। उसने बिल्ली को उठा लिया और बाकी सारा रास्ता वह उसे अपनी बाहों में उठाए रहा, जिससे डैंडेलायन का सिर उसके कंधे के पीछे की ओर था और वह देख सकती थी कि जैस्पर रसोई घर तक उनका पीछा करता हुआ आ रहा है, गलियारे में टेंगी तस्वीरों के बीच के कमरों में दुबकते और फिर निकलते हुए। तुम्हारे पीछे, डैंडेलायन ने सोचा, काश ये हिकमत मनुष्यों के सिलसिले में भी काम करती। काश वह वॉनी के दिमाग में भी उसी तरह एक ख्याल वो सकती जैसे आदमखोर और युचिया के साथ करती थी। पीछे देखो, आखिरकार वे रसोई घर तक पहुंच गए। पूरा मकान अब रोशनी से जगमगा रहा था। आओ दोस्तों, आओ। हेलो विल्फ, आज की रात में इस बिल्ली को लेकर सचमुच चिंतित हूँ। ये बहुत अजीबोगरीब व्यवहार कर रही है।
मुझे पता है कि नदी किनारे आज यह उन कुत्तों की वजह से डर गई थी, लेकिन वह तो घंटों पहले की बात है और यह अभी तक घबराई हुई और बेचैन है। देखा, वह दूध भी नहीं पी रही है। हालांकि रात के कलेऊ वाली उसकी दूध की कटोरी हमेशा की तरह वहां रखी थी, मगर डैंडेलायन इतनी उद्विग्न थी कि उसे छू भी नहीं रही थी। क्या हुआ, बिल्लो रानी? विल्फ ने वॉनी के लिए कोको तैयार करते हुए कहा। अगर आप चाहें तो मैं सुबह इसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। डॉक्टर? ना। डैंडेलायन को डॉक्टर के पास जाना सख्त नापसंद था। जैसे ही वह चलकर रसोई के दरवाजे से होकर वापस गलियारे में दाखिल हुई, वॉनी ने कहा, देखो देखो ये कितनी बेचैन है। अरे, इसकी हिम्मत। जेस्पर यहाँ तक चला आया था और सारी तस्वीरों को निरखता परखता आगे से पीछे तक चहलकदमी कर रहा था। जब उसने देखा कि डैंडेलायन अकेली है, तो वह छिपा नहीं। फूट विल्ली, फूट, उसने फुफकार कर कहा, यहाँ तेरी कोई ज़रूरत नहीं। अचानक डैंडेलायन को एहसास हुआ कि वो यहाँ क्यों आया था और कुत्ते उसे क्या बताना चाह रहे थे। जेस्पर का इरादा हेवरफोर्ड स्नफली वाले देवदूत को चुराने का था। वो उसे नीलामी के समय खरीदना चाहता था, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया था। और अब वो किसी भी हालत में उसे ले जाना चाहता था। अपनी दाईं टांग को बढ़ाकर उसने डैंडेलायन को हल्की सी ठोकर लगाई। चल विलूंगड़ी, जा फूट। इसके जवाब में डैंडेलायन ने अपना मुंह खोला, जितना ज्यादा से ज्यादा वह खोल सकती थी। जेस्पर जहां खड़ा था यहाँ से उसे ऐसा लगा जैसे वह गायब हो गई थी और पीछे सिर्फ एक गीला गुलाबी मुंह छोड़ गई थी जिसमें चारों तरफ नुकीले दांतों की एक भयंकर कतार है। इस मुंह से वाकई एक भयानक आवाज बाहर आई। मी या ये सोचने में भी अजीब लगता था कि इतनी छोटी और प्यारी सी बिल्ली इतना ऊंचा और भयंकर शोर कर सकती थी। दहशत में जेस्पर ने अपनी उंगलियां कानों में ठूंस लीं। डैंडेलायन ने सांस भरी और फिर वैसा ही किया। ओम 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 आ मिमी आ मुररररा। वॉनी अपने हाथ में कोको का मग थामे गोली की तरह रसोई घर से बाहर आया। इसे फौरन बंद करो डैंडेलायन। मैंने जिंदगी में कभी इतना शोर नहीं सुना। आज रात तुम इतनी शैतानी क्यों कर रही हो? चलो, अब मेरे पीछे पीछे आओ और तमीज से रहो। बेशक जेस्पर फिर गाया या गुल्ला हो गया था। वॉनी विबल्ली और कोको के मग दोनों को एक साथ उठाए नहीं चल सकता था, इसलिए डैंडेलायन उसके पीछे पीछे दौड़ती चल रही थी और बीच बीच में मुड़कर देख लेती थी कि जेस्पर अब भी उनका पीछा कर रहा था या नहीं। हाँ, जैसे जैसे वॉनी वारी वारी से हर बत्ती बुझाता चल रहा था, यह उनके पीछे पीछे था, अंधेरे में एक कमरे से दूसरे कमरे में तेजी से दुबकता हुआ। डैंडेलायन को मालूम था कि हेवरफोर्ड स्नफली वाला देवदूत वॉनी के कमरे में था। जेस्पर को लेकर अब वो बुरी तरह खफा थी, क्योंकि उसने उसे पैर की ठोकर मारी थी और अब वो कमर कसे बैठी थी कि उसे तस्वीर को हाथ नहीं लगाने देगी। लेकिन वो उसे रोके भी तो कैसे? वे मकान की सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गए और धीरे धीरे गलियारे में आगे चलने लगे। दूसरे छोर पर वे वॉनी के सोने के कमरे का बंद दरवाज़ा देख सकते थे। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम चैन से बैठोगी और सो जाओगी, वॉनी ने कहा। अचानक डैंडेलायन को एहसास हुआ कि बिल्ली होने की वजह से वह उन दो आदमियों से एक मामले में भारी पड़ती थी, वह अंधेरे में देख सकती थी। उसने ठीक वक्त पर सिर घुमाकर जेस्पर को झड़वेरियों के चित्र और नौजवान के चित्र के बीच वाले कमरे में गायब होते देख लिया। बानी ने गलियारे की आखिरी बत्ती गुल की। वह सोने के कमरे के लैंप जले छोड़ गया था ताकि जब दरवाज़ा खोले तो फिर से साफ साफ देख सके। लेकिन उसके बत्ती बुझाने और दरवाज़ा खोलने के बीच पूरे अंधकार के उस क्षण में डैंडेलायन को मालूम था कि कदम उठाने का क्षण आ गया है। वह गोली की तरह उसकी बगल से निकली और उस कमरे में जा घुसी जहां जेस्पर छिपा हुआ था। गुप्त अंधेरा था, लेकिन वह देख सकती थी कि वो कमरे के बीचों-बीच खड़ा है, काफी खोया खोया सा, इस बात से गाफिल कि कमरे में सामान कहाँ कहाँ रखा हुआ है। डैंडेलायन ने एक तेज, जंगलियों जैसी मियाँ की उसकी तरफ छलांग लगाई और उसके चेहरे पर जा गिरी। ओह, मेरी सांस घुट रही है। डैंडेलायन ने अपने पंजों से उसके सिर को कसकर लपेट लिया और यूं
उससे चिपक गई मानो उसके जीने मरने का सवाल हो। जेकी जैस्पर कमरे में गोल गोल चक्रधीनी खाने लगा, इस बात से अनजान कि यह कहाँ था और डैंडेलियन को झटक कर उतार फेंकने में नितांत विफल। डैंडेलियन को याद आया कि उसने वुडफोर्ड के मेले में बच्चों को विशालकाय फिरकी पर बैठकर गोल गोल चक्कर लगाते देखा था और हैरत से सोचा था कि इस तरह चक्कर पर चक्कर लगाना कैसा लगता होगा। अब मैं जान गई हूँ, उसने जब किताबों की अलमारी को 20वीं मर्तबा वगुल से गुजरते देखा तो सोचा, और वह जैस्पर के सिर पर इस तरह चिपकी रही मानो वह घोड़ों वाली फिरकी का धुरी वाला बांस हो। और फिर उसकी पकड़ छूट गई। वह कमरे के पार एक तरफ को उछली जबकि जैस्पर दूसरी तरफ उछलता हुआ गया। वह मेज पर जा गिरी और उस पर वैसे ही फिसलती चली गई जैसे किसी कैरम बोर्ड पर गोट। तभी उसने खिड़की के टूटने की आवाज़ सुनी। फिर एक लंबी बेलगाम चीख सुनाई दी। फिर धम, कोई चीज़ बाहर जमीन पर जोर से गिरी। डैंडेलियन फिसलती हुई मेज के सिरे पर रखे एक गुलदान से जा टकराए और वह सैकड़ों टुकड़ों में चूर चूर होकर फर्श पर जा गिरा। लेकिन बिल्ली फिसलती चली गई और मेज के छोर से कूदकर किताबों की एक अलमारी से जा टकराए। वो उसी समय धड़ाम से गिरी जब वॉनी ने दरवाज़ा खोला और बत्ती जलाई। क्या नज़ारा था उसकी आंखों के सामने! किताबों की अलमारियों सामने की तरफ गिर रही थी जैसे जंगल में कोई विशालकाय पेड़ काटकर गिराया जा रहा हो। एक के बाद दूसरी किताब फर्श पर लुढ़की चली आ रही थी। खिड़की टूटी पड़ी थी, गुलदान चूर चूर था और इस सारी उथल पुथल और तबाही के बीचों-बीच डैंडेलियन बैठी हुई थी। मैंने तुम्हारा देवदूत बचा दिया, उसने सोचा, लेकिन वह जानती थी कि कोई फायदा नहीं था। अरे, बदमाश बिल्ली, शैतान, नटखट जानवर, दुष्ट बिल्ली।